हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 5 अगस्त के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके पहले आप सबका शुक्रिया, आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कथन जो मुझे हमेशा ही प्रभावित करता रहता है, वो क्या है? तो वो है कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे आप सब कुछ वापस पा सकते हैं। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में परिस्थितियां कितनी भी बुरी आ जाएं, समस्याएं कितनी भी बुरी आ जाएं, हम चारों तरफ से घिरे हो सकते हैं समस्याओं से, लेकिन अगर हमने अपनी उम्मीद का दामन थामा हुआ है और हमें पता है कि इस उम्मीद के दामन को थामे हुए एक दिन हमारी परिस्थितियां बदल सकती हैं, कंडीशन सिचुएशंस अलग हो सकती हैं। अगर इस बात का हमने ध्यान रखा तो निश्चित ही हम उस परेशानी से, उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर अगर हमने उस उम्मीद की ही उम्मीद खो दी है तो बहुत मुश्किल है हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसका कम होना। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ में इन लाइनों को अपने जीवन में अपनाते हुए स्वामी विवेकानंद जी को शत शत नमन करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है अपर वोल्टा का स्वतंत्रता दिवस। अब सबसे पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा कि ये अपर वोल्टा क्या है? तो अपर वोल्टा एक देश है, कहाँ का? तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में आपको आपको जो है अपर वोल्टा देखने को मिल जाएगा, जो उपनिवेश के रूप में था किसका? फ्रांस का। ठीक है। 5 अगस्त 1960 को फ्रांस से ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया और इसके बाद से ही 5 अगस्त को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्लियर? स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं ये कौन है? तो स्क्रीन पर ये है जीएम गुकेश। और जीएम गुकेश कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। इनकी उम्र सिर्फ 17 साल की है और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या है कि ये FIDE की रैंकिंग में इन्होंने हाईएस्ट रैंकिंग हासिल करी है और इन्होंने जो हमारे देश के विश्वनाथन आनंद जी हैं उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और मजे की बात यह है कि 1987 से जब से विश्वनाथन आनंद जी हमारे देश के लिए शतरंज खेलते थे तब से उनका जो रिकॉर्ड है 2023 तक सिर्फ 2 बार टूटा है ना? ये अपने आप में जीएम गुकेश के लिए एक गौरव की बात है। क्लियर? तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अच्छा, इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो किस क्षेत्र में तोड़ा है? तो FIDE रैंकिंग में। FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी के रूप में उभर कर आए हैं जीएम गुकेश। क्लियर? विवाद से विश्वास योजना 2.0 ये क्या है ना? एक योजना शुरू करी गई है कैबिनेट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसका नाम है विवाद से विश्वास 2.0 योजना। इस योजना के तहत मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जो सरकारी उपक्रम है उनके साथ में जो भी संवैधानिक या जो भी कानूनी विवाद है उसको सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना स्टार्ट करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना? तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो व्यापार की प्रक्रिया है उसमें और साथ में ही जो सार्वजनिक उपक्रम की जो कंपनियां हैं उनके काम करने में बढ़ोतरी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही योजना स्टार्ट करी गई है जिसका नाम है विवाद से विश्वास 2.0 योजना। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हुए जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। साथ में आपको शिवराज सिंह चौहान दिख रहे हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये न्यूज भी बिलोंग करती है मध्य प्रदेश के भोपाल से। अब वो न्यूज क्या है? तो देखो, न्यूज ये है कि जो मध्य प्रदेश का भोपाल है ना, मध्य भोपाल राजधानी है, तो वहां पर उन्मेषा एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक समारोह स्टार्ट किया गया है। उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक समारोह स्टार्ट किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और साथ ही उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह का भी उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। अच्छा, ये किसकी हेल्प से किया गया है? तो साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से किया गया है। साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी,
के सहयोग से ऐसा किया गया है। तो आई होप कि आपने सारी बात समझ ली होगी। अच्छा, ये जो उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह है, ये 3 दिन तक चलेगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। कब तक चलेगा? 3 दिन तक चलेगा ये। और ये एक तरीके का एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का साहित्यिक समारोह है, यानी कि इसमें विदेशों से भी पुस्तकें लाई गई हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं कि जो उत्कर्ष जनजातीय कला क्षेत्र है, इसमें स्पेशली जनजातियों के जो कलाएं हैं उसका प्रदर्शन किया जाएगा। क्लियर? आइए बात करते हैं उन्मेषा के बारे में। उन्मेषा के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दिया है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके का साहित्यिक समारोह है और इसमें लगभग 102 भाषाओं लगभग 102 भाषाओं के 575 से अधिक लेखकों की भागीदारी आपको देखने को मिलेगी, है ना। यानी कि आप देख सकते हैं कि 102 भाषाओं के साथ साथ यहाँ पर 575 से अधिक लेखकों की जो भागीदारी है, उससे रिलेटेड जो साहित्य है वो आपको इस साहित्य समारोह में देखने को मिल जाएगा। और 13 देशों से यहाँ पर जो लेखक हैं वो आए हुए हैं या उनके जो साहित्य है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह के क्षेत्र में विशिष्ट बात है। उत्कर्ष के बारे में बात करते हुए मैं आपको समझा दूं कि उत्कर्ष जो है हमारे देश की जो जनजातियां हैं उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो उनकी जो कला है उसको उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। इसमें आप देखेंगे तो वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए आपको दिख जाएंगे। विभिन्न प्रकार की कला शैलियों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ओके, क्लियर? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे देश के इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो लोगो है उसका अनावरण किया गया है। यानी MDC का नया लोगो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस तरीके से इसका लोगो हमारे सामने आएगा, नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। ठीक है। अच्छा, नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हुए हम सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना करी गई थी 1958 में। कब करी गई थी? 1958 में करी गई थी इस्पात मंत्रालय के अधीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, यानी कि सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। क्लियर? अच्छा, साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो तेलंगाना के हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली के लिए एक डिसीजन लिया था। डिसीजन ये था कि जो पुलिस है, लोक प्रशासन है और साथ में जो भूमि मामले हैं उनको छोड़कर जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय है, वो यहाँ की जो निर्वाचित सरकार है यानी कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके हाथों में चला गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मई 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन के लिए एक अध्यादेश जारी करा जाता है। उस अध्यादेश का नाम क्या था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 इसका नाम था। इसके तहत क्या था? इसके तहत दिल्ली में जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति के लिए, उनके ट्रांसफर के लिए और साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी आदेश देने हैं, वो सारा काम एक प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। इस प्राधिकरण का नाम क्या है? तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी या राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। ठीक है। अब ये प्राधिकरण के बन जाने से ग्रुप ए के ऑफिसर्स की जो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है और साथ में ही उनके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो सारा यहाँ के उपराज्यपाल के हाथों में दोबारा आ गया। ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही एक विधेयक पारित किया गया है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब विधेयक कब पारित किया गया है? आप सबको अच्छे से पता है कि मानसून सत्र चल रहा है, तो लोकसभा में दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर जो अध्यादेश था उसकी जगह, यानी वो अध्यादेश जो मई 2023 में पारित किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया था, उसकी जगह पर एक विधेयक पारित कर दिया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। बात समझ में आ गई? सारी कहानी समझ में आ गई? यानी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक अध्यादेश लेकर आती है, अध्यादेश के द्वारा एक प्राधिकरण बनाया जाता है ग्रुप ए के ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए
और उसके बाद इस प्राधिकरण को, इस अध्यादेश को हटाया जाता है, एक विधेयक पारित कर दिया जाता है लोकसभा में। उस विधेयक का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। क्लियर? आई होप कि आपने सारी कहानी को अच्छे से समझ लिया होगा, सारी बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अच्छा, टाइम टू टाइम दिल्ली में जो शक्तियां हैं उसके बंटवारे के लिए जो केंद्र सरकार है और जो दिल्ली की सरकार है उसके बीच में मनमुटाव होता रहा है ना। और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे आरसी कपूर बनाम भारत संघ, है ना, 1970 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि कुछ कुछ जो मामले हैं वो दिल्ली सरकार के हाथ में होने चाहिए। इसी तरीके से एके रॉय बनाम भारत संघ 1982 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि कुछ जो मामले हैं, कुछ जो हिस्से हैं वो दिल्ली सरकार के हाथ में होना चाहिए। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987। ओके, तो ये सारे ऐसे कुछ निर्णय हैं जिसको आप आराम से टेलीग्राम के लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, एफबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। एफबीआई के बारे में बात करते हुए हम सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक ऐसी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस समय जो एफबीआई के फील्ड ऑफिस है ना, जो एफबीआई का फील्ड ऑफिस है उसकी हेड के रूप में चुना गया है सोहिनी सिन्हा को। किसको चुना गया है? सोहिनी सिन्हा को चुना गया है। और ये एफबीआई का जो फील्ड ऑफिस है कहाँ स्थित है? तो अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में स्थित है, साल्ट लेक सिटी में स्थित है। सोहिनी सिन्हा का नाम इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, और आप सबको अच्छे से पता है कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भारतीय मूल के, अगर कोई नागरिक किसी इंपॉर्टेंट पद पर कार्यरत होते हैं तो। ओके, क्लियर? इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएगा एफबीआई। एफबीआई के बारे में बात करते हुए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि हम सबको पता है कि एक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के रूप में काम करता है और एक खुफिया एजेंसी के रूप में काम करता है घरेलू सुरक्षा के लिए। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1908 में करी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। इसके संस्थापक कौन है? तो चार्ल्स जोसेफ बोनापार्ट इसके संस्थापक हैं। क्लियर? आई होप कि आपने सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को महारत्न से नवरत्न में अपग्रेड कर दिया गया है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस में ये अब महारत्न से नवरत्न की कंपनी हो गई है और 14th नंबर की नवरत्न कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है। इसके लिए इसमें 100 में से 60 अंक प्राप्त किए हैं। नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट, कुल उत्पादन लागत और ये जो मैन पावर है, सर्विस है, ये सारी चीजों को मिलाकर किसी भी कंपनी को महारत्न से नवरत्न में शामिल किया जाता है, और जिसमें 100 से लेकर 100 में से 60 अंक पाने जरूरी है उस कंपनी को। तो ये पूरे 60 जो अंक हैं वो प्राप्त कर लिए हैं ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 1700 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट होता है इसका सालाना, और इसका सालाना टर्नओवर के बारे में बात करें तो 11,676 करोड़ इसका टर्नओवर है सालाना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे देश की 14th नंबर की नवरत्न कंपनी के रूप में कौन उभर कर सामने आई है? तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो हमारे देश में कुल 14th नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, 13 जो है महारत्न कंपनियां हैं और साथ ही 62 जो कंपनियां हैं उसको मिनी रत्न में शामिल किया गया है, यानी कि 62 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ठीक है, इसके अलावा 13 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। क्लियर? नवरत्न कंपनियों की ये प्रॉपर लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें भेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एमटीएनएल नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनबीसीसी, एनएमडीसी रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियां शामिल करी गई हैं, है ना। तो कुछ कंपनियों के नाम तो आप जरूर याद रख लेना, क्योंकि जो नवरत्न कंपनियां होती है ना उनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये प्रॉपर लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी नए न्यूज के साथ, नए विषय के साथ में और नए विचारधारा के साथ में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।